नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए, आज बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं तो शुरू करते हैं पढ़ाई। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए तो देखो दोस्तों, आज नए चैप्टर की शुरुआत है। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, जिन भी बच्चों ने नया बैच लिया है, ठीक है, जिन भी बच्चों ने नया बैच लिया है उनके लिए ये पहली क्लास है। ठीक है, ये 40 वीडियो आपको रिकॉर्डेड रहेंगी आपके पास। ठीक है, जिनका नया बैच है उनके लिए ये पहली क्लास है। ठीक है, और बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो अपना कंटिन्यू देख ही रहे हैं। ठीक है, उनको अपनी कंटिन्यू सीरीज रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उन्हें अपना सिलेबस यहीं से शुरू करना है। मैं वर्ब चैप्टर से शुरू कर रहा हूं तो वो अपना यहीं से सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास इसलिए हैं कि यदि किसी दिन ऐसा होता है, मान लीजिए, ये मान के चलते हैं कि किसी दिन ऐसा होता है कि आपका ज्यादा क्लास देखने का मूड है, तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ठीक है, बट अब यहां से मतलब जो न्यू बैच है उनके लिए ये फर्स्ट क्लास समझिए, और यहां से आपकी क्लास है जो वो शुरू हो रही है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है वो है, बच्चों ध्यान से देख लीजिए, उस चैप्टर का नाम है आपका वर्ब। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से सुनना, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो उसमें एक टर्म होती है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बहुत शानदार और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। जिसने पहला चैप्टर ये वर्ब पढ़ लिया, ये समझ लेना उसके लिए बहुत अच्छी चीज उसका वेट कर रही है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो वर्ब है उसके आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें क्या होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि वर्ब को हमें पहचानना है, हमें ये जानना है कि वर्ब होती क्या है। ठीक है, तो अब यदि मैं बात करूं तो a word that shows being, doing or happening। a word that shows being, doing or happening। ठीक है, एक ऐसा शब्द जो किसी काम के बीइंग यानी स्टेट, ठीक है, स्टेट यानी कि अवस्था, ठीक है, किसी चीज की अवस्था बताने के काम आए। डूइंग एक ऐसा वर्ड जो किसी काम के करने के को दर्शाए, और हैपनिंग जो किसी के होने को दर्शाए। ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज की अवस्था को बताए, ऐसा वर्ड जो किसी काम के करने को बताए, ऐसा वर्ड जो किसी काम के होने को बताए, ऐसे वर्ड को आप वर्ब कहते हैं। करने में और होने में एक अंतर है। करने के लिए अपने को डूवर चाहिए, डूवर मतलब काम को करने वाला चाहिए, लेकिन होने के लिए डूवर नहीं होता। हैपनिंग उसी को बोलेंगे जिस काम का कोई डूवर नहीं होता। अब सवाल ये है कि सर क्या ऐसा भी कोई काम है जिसका डूवर नहीं होता? सवाल ये है कि क्या ऐसा भी कोई काम है जिसका डूवर नहीं होता? तो बेटा ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे बारिश हो रही है, रेन हो रही है, तो इस काम को करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। जैसे हवा बह रही है, ब्लो कर रही है, ठीक है, तो इस काम को करने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। तो इनका डूवर नहीं होता। ठीक है, ऐसे काम जिनका डूवर नहीं होता, ठीक है, काम को करने वाला नहीं होता, उन्हें हैपनिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। और ऐसे काम जिनका करने वाला होता है उन्हें डूइंग की कैटेगरी में रखा जाता है। जो बीइंग है वो बच्चों आपको स्टेट रिप्रेजेंट करता है, आपको अवस्था दर्शाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये एक साधारण सी डेफिनेशन है, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। अब यदि मैं बात करूं इससे आगे की, तो बच्चों
यहां पर हम बात करते हैं किस चीज की, यहां पर हम थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स की, तो बच्चों जो वर्ब है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सवाल ये है। जो वर्ब्स हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यदि मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों इसको तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है क्योंकि कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर पा रहा है ना, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर पा रहा है। तो मैं एक बार देख लेता हूं कि दिक्कत क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी एक बार भी कमेंट ना करे। आज कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्लास में। लाइव ना तो है सही। ओके, तो आप लोग कमेंट करके बताइए एक बार मुझे बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्या वो प्रॉपरली कमेंट कर पा रहे हैं। एक बार कमेंट कीजिए, फिर आपको इस चैप्टर में आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए फिर, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नया चैप्टर है, बहुत जानदार चैप्टर है, पूरी इंग्लिश का आधार है, ठीक है। चलिए, साफ दिखाई आ रहा है, बस बढ़िया, यही मैं चाहता था। तो देखो बेटा, अभी बेसिक वर्ब का मतलब ये नहीं है कि आप वर्ब का बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक वर्ब एक चैप्टर का नाम है, ठीक है, बेसिक वर्ब एक चैप्टर का नाम है। तो बेटा हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यदि हम वर्ब्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो बच्चों यहां पर जो वर्ब है हमारी वो दो टाइप की हो जाती है, ठीक है। जो वर्ब है हमारी वो दो टाइप की हो जाती है, देखिए ध्यान से, वर्ब हमारी दो टाइप की हो जाती है। पहली को बोलते हैं आप फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। और इसी का दूसरा नाम है बेसिक वर्ब, ठीक है, बेसिक वर्ब्स। और दूसरे को बोलते हैं आप नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान देखना, फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो क्या होती हैं आपकी? वो बेसिक वर्ब्स होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं आपकी? यदि इनका मैं दूसरा नाम लूं तो इन्हें एडवांस वर्ब कहते हैं। तो वर्ब चैप्टर बहुत बड़ा है अपने आप में, और बहुत डिटेल में हमें चीजें करवानी पड़ेंगी आपको। तो जो ये वाली बात है नॉन फाइनाइट वाली, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है, जो थीम का नाम है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बेसिक वर्ब की क्लास नंबर 1 है। बेसिक वर्ब क्लास नंबर 1। जिन बच्चों ने न्यू बैच लिया है उनको यहीं से देखना है। पिछली रिकॉर्डिंग यदि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो देखो, नहीं तो बैच यहीं से शुरू होगा। और जो भी पुराने बच्चे हैं वो कंटिन्यूसली देखते रहेंगे अपना, उनका जो रिकॉर्डिंग है वो सारी देख ही रहे हैं वो, ठीक है। अब वो आगे अपना लाइव देखते रहेंगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां से ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो किसी को ना समझ में आए, ठीक है। तो बच्चों जो फाइनाइट वर्ब है, अब इसको समझना है। जो फाइनाइट वर्ब है वो कितने टाइप की होती है? तो बच्चों वो भी दो टाइप की होती है, अच्छे से समझना। फाइनाइट वर्ब दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं आप ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरे को बोलते हैं आप
मेन वर्ब, एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और एक को बोलते हैं मेन वर्ब। अब जो ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी दो टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है। पहले का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहले का नाम क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दूसरे का नाम क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स का मतलब क्या है कि बेसिक वर्ब, और नॉन फाइनाइट का मतलब एडवांस वर्ब। तो बच्चों जो बेसिक वर्ब है वो दो टाइप की होती है, एक तो ऑक्सिलरी और एक मेन। ये इसका पहला टाइप है, ये इसका दूसरा टाइप है, ठीक है। और ये इसका पहला टाइप है और ये इसका दूसरा टाइप है, ठीक है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसकी भी दो टाइप होती हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। लेकिन बच्चों यदि यहां पर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर मैं बात करूं, एक बार थोड़ा सा मैं इसको मार्कर एक और ले लेते हैं, हाँ व्हाइट से आपको साफ दिखाई आएगा। देखिए दूसरा बच्चों क्या है, यहां पर दूसरी है मेन वर्ब। दूसरी क्या है? मेन वर्ब है आपकी। तो बच्चों मेन वर्ब भी आपकी दो टाइप की होती है, ठीक है। आज तक चीजें आप बहुत शॉर्ट में पढ़ते आए हैं, तो पहले आप टेबल का अच्छे से समझो। जो मेन वर्ब है वो होती है बच्चों आपकी, पहली टाइप होती है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। पहली टाइप क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। और दूसरी टाइप होती है बच्चों एक्शन वर्ब। दूसरी टाइप क्या होती है? एक्शन वर्ब। ये मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ टाइप लिख रहे हैं। उसके बाद बच्चों जो एक्शन वर्ब होती है वो भी बच्चों दो टाइप की होती है, ठीक है। वो दो टाइप की कौन सी होती है? वो होती है बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, और दूसरी होती है बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरी क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद बच्चों जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो भी दो टाइप की होती है। पहली को बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव और दूसरी को बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव। तो यहां पर सीखने की बात यह है बेटा, देखो सबसे पहली बात क्या है, जो वर्ब है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, ठीक है। ये आपका दूसरा टाइप हो गया, ये आपका पहला टाइप हो गया, ठीक है, ये वाला। अब जो इसके हैं वो दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट हैं, एक तो ये आपका और एक ये आपका, ठीक है। फिर इसके दो पार्ट हैं, एक आपका ये प्राइमरी है, दूसरा आपका मॉडल है, ठीक है। उसके बाद ये मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब की टाइप्स हो गई। तो ध्यान से सुनना बच्चों, इसके अंदर वर्ब का जो रियल क्लासिफिकेशन है वो ये है, ठीक है। इसको ढंग से आपको समझना है। और अब इसकी एक एक टर्म की बात करेंगे, ठीक है। अब ऊपर से बात मत करो क्योंकि इसके अंदर तो ये सब है, नीचे से बात करो ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इधर से स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमारे पास सबसे लास्ट में क्या टर्म है, यहां प्राइमरी के बाद कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, यहां मॉडल के बाद कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, दो टर्म। यहां लिंकिंग के बाद कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तीन टर्म। यहां इंट्रांजिटिव के बाद पे खत्म हो रहा है, चार टर्म। और यहां मोनो ट्रांजिटिव पे खत्म हो रहा है और यहां डाई ट्रांजिटिव पे खत्म हो रहा है। तो हमें ये टर्म समझनी है। तो सबसे पहले आते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे, और यहां से आपका बेसिक वर्ब चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये आपकी सबसे पहली हेडिंग है, ठीक है, सबसे पहली हेडिंग। अब यहां पर बच्चों एक बात समझ लेना,
आपको सबसे पहली चीज ये सीखनी है, मैं बहुत बेसिक चीज बताऊंगा आज, ठीक है, अभी प्रेशर नहीं आएगा माइंड पे बिल्कुल भी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 होती हैं, एक डू, एक बी और एक हैव। एक डू, एक बी और एक हैव। पहली बात तो समझना कि ये तीनों वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? वर्ब्स, ठीक है। अब अपने को थोड़ा ढंग से चीजें पढ़नी है और अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनमें से तीनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, डू को, ठीक है। तो प्राइमरी में जो नंबर 1 पे है वो डू है। बहुत ज्यादा बेसिक लेके चलूंगा बच्चों, चिंता मत करना, इस टेबल को देखकर घबराना मत, ठीक है, कि ये क्या हो रखा है, नहीं, इसको देखकर बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पालना है। ये सिंपल बात थी, ये परिभाषा थी, तो आप कंफ्यूज मत होइए। अब नॉलेज अब मिलना शुरू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, डू जो वर्ब होती है, इस वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, जो V1 होता है वो डू होता है, जो V2 होता है वो डिड होता है, जो V3 होता है वो डन होता है, जो V4 होता है वो V1 प्लस ING होता है, यानी कि डूइंग, ठीक है। जो V5 होता है वो V1 प्लस S या ES होता है, यानी कि डज, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आप एक बात समझना मेरी ध्यान से, कि ये डू इसका फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, डूइंग फोर्थ फॉर्म है और डज फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि डू के 5 फॉर्म होते हैं। अब दूसरी बात, जो डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, ये 3 वर्ड, ठीक है। दूसरी बात समझना, डू, डज और डिड, ये 3 वर्ड 2 काम करने में सक्षम है। ये हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना एक एक बात को, बड़ा मजा आएगा। तो पहला पॉइंट तो क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं, ये मेन वर्ब भी हो सकते हैं। कौन? मैंने अब 5 की बात नहीं की बच्चों, पहले हमने कहा डू के कितने फॉर्म होते हैं? 5, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। दूसरे नंबर पे हमने रखा डू, डज, डिड, ठीक है। तो बच्चों जो डू, डज, डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है और मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। लेकिन बच्चों यहां पर अब आपको अब दूसरे पॉइंट को समझना पड़ेगा, और दूसरे पॉइंट का ए पार्ट में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरे पॉइंट का जो ए पार्ट है वो मैं यहां लिख रहा हूं कि डू, डज और डिड, इसका हेल्पिंग वर्ब होने से, हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकता है, यह समझना है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से समझना, अब हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो बच्चों, यदि मैं बात करूं डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हर एक टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, फिक्स है। तो बच्चों जो डू डज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इस बात को समझना। बिल्कुल ठीक इसी तरह जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है किसकी? वो पास्ट इंडेफिनिट की है बच्चों। किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की।
तो वो किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट की। तो दोस्तों डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकता है? तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डू और डज, ठीक है, ये आपके कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो सकती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और जो डिड है वो आपकी कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो सकती है? पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, डू, डज, डिड, इनके हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए, हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मतलब ये दो ही परिस्थितियों में हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं। जो डू डज डिड हैं इनके हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, दो कंडीशन होनी चाहिए। अब वो कंडीशन क्या क्या है, ठीक है, वो कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है बच्चों, कोई भी वर्ब मेन वर्ब कब होगी? ध्यान से समझना, कोई भी वर्ब आपकी मेन वर्ब कब होगी? जब उसके बाद कोई भी वर्ब ना हो। यदि कोई वर्ब है और इसके बाद दूसरी वर्ब नहीं है, दूसरी वर्ब नहीं है, ठीक है, दूसरी वर्ब नहीं है, तो बच्चों तब इसको आप मेन वर्ब कहेंगे। अब आप क्या कह रहे हो? डू डज डिड हेल्पिंग है, तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों? पहली कंडीशन क्या है? इस बात को अच्छे से समझो, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है डू डज व डू डज डिड के बाद एक अन्य वर्ब का आना, एक अन्य वर्ब का आना जरूरी है। डू, देखो यहां पर हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं कि डू डज डिड दो काम कर सकता है, एक तो हेल्पिंग का काम कर सकता है, हेल्पिंग बन सकते हैं, और दूसरा मेन वर्ब भी हो सकते हैं। अभी मेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहां पर, मैं तो सिर्फ हेल्पिंग की बात कर रहा हूं। तो ये दूसरे का ए पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको ए लिख देता हूं क्योंकि मैंने इसको आगे ए माना है, और इसको मैं बी लिख देता हूं क्योंकि मैं इसको आगे बी मानूंगा। तो यहां पर मैंने कहा दूसरे का ए पॉइंट समझ रहे हैं हम कि डू डज डिड हेल्पिंग कैसे हो सकता है। डू डज हेल्पिंग तब हो सकता, हेल्पिंग बनेगा तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, डू डज डिड के हेल्पिंग बनने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, और वो पहली कंडीशन क्या है? डू डज के बाद एक अन्य वर्ब का आना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक अन्य वर्ब का आना जरूरी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन यह वर्ब हमेशा V1 के रूप में यूज होगी। मतलब बच्चों एक बात समझ लेना कि डू डज डिड के बाद, देखो आप ये मत सोचना कि भाई डू डज के बाद तो V1 आएगी, ठीक है, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि डू डज के बाद तो V1 आएगी और डिड के बाद V2 आएगी, नहीं बच्चों। पहली बात इसने क्या कही? दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। पहली बात कह रहा है कि डू डज डिड के बाद एक अन्य वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। और बच्चों जो ये अन्य वर्ब होगी ना, ये अन्य वर्ब, ये वहां पर मेन वर्ब का काम कर रही होगी, मेन वर्ब, ठीक है। और ये मेन वर्ब हमेशा V1 की फॉर्म में आएगी। किस में आएगी? V1 में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं बच्चों। दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, ध्यान से समझना, ये PDF में शेयर कर दूंगा कल की तरह, जैसा मैंने कल किया था, लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा नहीं, मतलब वही पॉइंट जो इसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे,
जो ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? डू, डज, डिड। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तभी बन सकती है, हेल्पिंग वर्ब तभी बन सकती है जब वाक्य, जब वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव टाइप का, टाइप्स का हो। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। दरअसल यहां पर एक बात समझिए, डू, डज, डिड ये हेल्पिंग वर्ब तभी बन सकती है जब वाक्य या तो नेगेटिव टाइप का हो या इंटेरोगेटिव टाइप का हो। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिए। जैसा जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डू, डज, डिड प्रेजेंट व पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो इनका, इनका किसका समझिए, पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा जाता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा जाता है। बच्चों पता है, जब आप टेंस पढ़ते हो ना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप टेंस पढ़ते हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर नहीं पता होता, और उसकी वजह से आप बहुत दिक्कत फेस करते हो। यदि हम वर्ब में ढंग से डू, डज, डिड को पढ़ें, इसको डू, डज, डिड को, तो हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, देखो दूसरी कंडीशन मैंने क्या कही है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब तभी बन सकती है वाक्य में जब या तो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है किसकी, या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की और या पास्ट इंडेफिनेट की। और जब पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वाक्य, पॉजिटिव वाक्य, तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा जाता है, ठीक है। और वो कैसे लिखा जाता है समझना, ठीक है। देखना बच्चों, ये है अब स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। मैं स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं आपको, वो डू से ही बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसमें पहली चीज होती है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। तो बच्चों अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से सुनना। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखना आपको, तो आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस, या तो आप लिखेंगे V1 या आप लिखेंगे V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अब समझना मेरी बात को, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो आप देखेंगे यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ये इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो बच्चों,
यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप ये यूज करेंगे V1 प्लस एस या ES। लेकिन बच्चों यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करेंगे ये V1। समझ में आई बात? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 आती है, सिंगुलर के साथ V1 प्लस एस या ES। ठीक है, अब बात करते हैं अब बात करते हैं बच्चों, हमने कहा कि ये तो था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब हमने कहा ये तो पहली टाइप हो गई, अब दूसरी टाइप की बात करते हैं। यदि हमें नेगेटिव लिखना हो, यदि हमें नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखना हो, ठीक है, तो दिक्कत क्या हुई समझना। नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखना है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब नोट ऐड करना है। ठीक है, इसका मतलब नोट ऐड करना है, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर तभी बनेगा। ठीक है, तो अब हमने कहा कि भाई नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब बच्चों यहां पर हमारे पास थी V1 या V1 प्लस एस या ES प्लस था ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बच्चों अपने को इस हिस्से में नोट ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? नोट ऐड करना है। ठीक है, अपने को बच्चों नोट ऐड करना है, ध्यान से समझना ये वाला नोट। अब यहां पर समझना, नोट एक एडवर्ब होता है, नोट एक एडवर्ब होता है जिसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक बात समझना, यहां कारण पता होने चाहिए आपको। यह नहीं कि आपने मैंने पूछा कि भाई क्यों आया, तो आपने कहा सर पता नहीं क्यों आया। ठीक है, तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिए आप कि क्या कह रहा हूं मैं। देखिए ये स्ट्रक्चर था कौन सा? ये स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव। ठीक है, हमें बनाना क्या? नेगेटिव। तो अपने को नोट ऐड करना है। ठीक है, तो नोट एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यानी कि यदि अपने को इसमें नोट ऐड करना है तो अपने को एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपको अपनी तरफ से देनी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किस तरफ से देनी है? अपनी तरफ से। तो बच्चों यहां पर देखो, मैंने कहा कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? मैंने यहां पर बता रखा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? डू डज। तो जब अपने को प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिखने के लिए, सही करने के लिए अपने को क्या चाहिए? डू डज चाहिए। तो अब अपन क्या करेंगे? इसको नेगेटिव बनाना है, तो वहां मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी थी। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट। लेकिन बच्चों अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब आप डू और डज लिख देते हैं, ठीक है, जब डू और डज लिख देते हैं तो बच्चों उसके बाद आप ये नहीं कर सकते कि आपकी मर्जी आप V1 लिखो या V1 प्लस एस या ES। नहीं, डू डज के बाद बच्चों हमेशा V1 ही आएगा। ठीक है, डू डज के बाद हमेशा V1 आएगा। यदि आपने यहां पर V1 प्लस एस या ES लिखा तो बच्चों ये पूरी तरह गलत है। ठीक है, क्योंकि वो जो देखो यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो बच्चों डज आ जाएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो बच्चों डू आ जाएगा। ठीक है, तो जो चीज हमारी यहां पर हो रही थी तो वो तो पॉइंट खत्म ही हो गया। तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
ये आएगा जो कि नेगेटिव है। तो जो डूडज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का और पास्ट इंडेफिनेट का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको आप ढंग से समझोगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जिन भी बच्चों ने अभी न्यू बैच लिया है उनकी आज पहली क्लास है। ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने पीछे सिलेबस पढ़ लिया है उनकी उससे आगे की क्लास है। ठीक है, समझ लेना, ढंग से देख लेना। जो नए बच्चे हैं उनको पुरानी रिकॉर्डिंग्स नहीं देखनी है, उसमें जो भी चैप्टर करवाया है वो मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, हाँ, यदि कभी वो आपके अकाउंट से हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहां भी सुन लीजिए कि वो 40 रिकॉर्डिंग हम आपके अकाउंट से डिलीट भी कर सकते हैं, बट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे किसी दिन ऐसा होता है कि जैसे लॉकडाउन ही चल रहा है, तो अभी आप मोस्टली फ्री रहते हैं, तो हो सकता है आपका 2 वीडियो देखने का मन कर जाए, हो सकता है आपका 3 वीडियो देखने का मन कर जाए, तो इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं आपके बैच में। ठीक है, तो इस बात को समझ के चलिएगा। दूसरी बात, आप टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड करके आप इंग्लिश विद अमन सर उसमें टाइप कीजिए। क्या टाइप करना है, कॉपी में लिख लो, इंग्लिश विद अमन सर। क्यों करना है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखी हुई चीजें हैं, ये मैं एज इट इज आपको पीडीएफ बना के, यही बोर्ड की राइटिंग, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप अच्छे से देखिए। तो अब हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखी, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है जिसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है, तो इसकी वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी पड़ी। ठीक है, इसकी वजह से। तो अब बात करते हैं भाई तीसरी टाइप की, कि इंटरोगेटिव क्या होता है। ध्यान से समझना, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है इंटरोगेटिव। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। किसका पूछ रहा है, भूलना मत, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, समझना आप बात को, अच्छे से समझना। और इनके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं यही समझाऊंगा अब, तो ढंग से देख लेना। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनेट का। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव का मतलब होता है किसी सेंटेंस के द्वारा एक सवाल पूछना। ठीक है, किसी सेंटेंस के द्वारा एक सवाल पूछना इंटरोगेटिव होता है। ठीक है, इंटरोगेशन। तो बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस कब हो सकता है, किसी भी स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, किसी भी स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना होता है, पहले यूज करना होता है। ठीक है, क्या करना है, चाहे दुनिया की कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दुनिया की, उसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना होता है आपको। अब एक बात बताओ, नॉर्मली अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब यदि अपने को इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो बच्चों इंटरोगेटिव की क्या कंडीशन है, समझना बात को। इंटरोगेटिव की क्या कंडीशन है, इंटरोगेटिव की ये कंडीशन है इंटरोगेटिव के।
ठीक है, ये कंडीशन है, कंडीशन है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आपको कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब किसकी चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो आपको तो पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, डू या डज होती है। तो आप क्या करेंगे बच्चा, आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, तो आप यहां लिखिए सब्जेक्ट, ठीक है। यहां आप क्या कीजिए, यहां लिखिए आप डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, फिर देखिए डू डज के बाद आपको V1 लिखनी है। फिर बता रहा हूं कि V1 प्लस एस या ES ये आप नहीं लिख सकते, सिर्फ यही सही होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो बच्चों अब बात आपको यह समझनी है कि यहां पर एक अच्छी चीज आपको सीखनी है, और वो चीज क्या है कि बच्चों यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज लिखना है, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यदि आपका सब्जेक्ट जो है यदि वो प्लूरल है तो बच्चों आपको डू लिखना है। तो यहां पर ध्यान रखिए, यदि इंटरोगेटिव हो गया है तो सब्जेक्ट के लिए उससे आगे वाली वर्ब आती है। तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया होगा, और अब इसके बेस पर जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो मैं समझाता हूं आपको। देखना बच्चों ध्यान से, एक क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन था अनलेस ही डज नॉट हेल्प मी, unless he does not help me, I will not return his books। क्वेश्चन है बच्चों ये, unless he does not help me, I will not return his books। बच्चों देखो, यहां पर एक बात समझना, यदि आप ढंग से सोच पाए तो देखो क्या है, ही डज नॉट हेल्प मी, यदि मैंने कहा इसका टेंस बताओ, तो आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, बताओ, डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। मैंने अभी बताया था डज प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखो डज के बाद V1 आया कि नहीं आया, ठीक है, ये V1 होना चाहिए, बिल्कुल V1 है। लेकिन बच्चों अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से, अब एक रूल होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस इनके अंदर एक नेगेटिव, इनके अंदर एक नेगेटिव मीनिंग इन्वॉल्व होता है, नेगेटिव मीनिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहां पर आप समझना भाई, देखिए देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों वर्ड के अंदर एक नेगेटिव, अरे यार, इन दोनों वर्ड के अंदर एक नेगेटिव मीनिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए इनके बाद वाले क्लोज में नोट का प्रयोग नहीं होता। देखना क्वेश्चन क्या बनेगा, नोट का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब क्या कह रहा है
कि इनके बाद जो भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आगे जो भी है, ठीक है, वो क्या कहना चाह रहा है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए इस हिस्से में नोट का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इस हिस्से में नोट का प्रयोग नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या है देखना, क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन में ये अनलेस है और इसके बाद देखो नोट का प्रयोग हुआ है, तो यदि आप इसको देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि नोट कटेगा, ठीक है, नोट कटेगा। लेकिन बच्चों यहां ध्यान देना, ठीक है, यहां ध्यान देना, ये टेंस कौन सा था? टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। क्वेश्चन में जब तक नोट है, तो टाइप कौन सी है? चलो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतने देसी तो नहीं हो तुम कि इतना ज्यादा बेसिक बताऊं। देखो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब नोट कट गया, तो नोट के कटने से, नोट के हटने से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। बच्चों यदि आप बात करें तो बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नोट के हटने से जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव रहा क्या? नहीं रहा। इंटरोगेटिव रहा क्या? नहीं रहा। क्या रहा? अफर्मेटिव। और बच्चों अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज भी नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ये तो आपको पता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का आंसर में सिर्फ, इस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ नोट ही कटेगा ऐसा नहीं है। अब ये अफर्मेटिव हो गया तो डज भी कटेगा। अच्छा, जब ये दोनों कट गए तो ही के जस्ट बाद क्या आया? अब यहां पर थोड़ा सा अच्छे से समझना, थोड़ा मार्कर अलग ले रहा हूं। ही के बाद क्या आया? हेल्प। क्या आया ही के बाद? हेल्प। और यदि बच्चों हेल्प आया तो आप समझना मेरी बात को, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके साथ जब भी आप वर्ब यूज करेंगे तो वो हेल्प नहीं आएगी, वो हेल्प्स आएगी। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। क्या है ये? सिंगुलर वर्ब। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप जब रट्टा मारते हो कि अनलेस और अंटिल के बाद, ऐसे क्वेश्चन में जब आप रट्टा मारते हो कि अनलेस और अंटिल के बाद नोट नहीं आता, तो देखो वहां पर डू डज भी कई बार काम आएगा आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको, समझना ध्यान से, ठीक है, अच्छे से समझना। देखो बच्चा, क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा अनलेस दे डू नॉट पे माई मनी आई विल नॉट अलाउ देम टू एंटर इन माई हाउस। तो देखो बेटा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको सीखना है यहीं से। अनलेस है तो हमें जो नोट की जरूरत है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन नोट के कटने से ये जो सेंटेंस बच गया ये अफर्मेटिव प्रवृत्ति का बच गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज भी नहीं होगा। लेकिन दे जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जो पे है वो V1 है, और V1 क्या होती है? प्लूरल। तो इस बार आंसर सही है, इस बार आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पे पहले से ही प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब, तो ये सही है। तो इस बार आप नहीं काटेंगे वो है, मतलब नहीं लगाएंगे एस। बेटा समझ में आ रहा है? अब ना जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, सब तो नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो एक बार कमेंट करके मुझे फटाक से ये बताओ मजा आ रहा है या नहीं। मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा कोई भी चीज, बहुत बेसिक से बहुत टाइम लगा के बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि डू डज डिड है तो फॉर्मेलिटी कर दी, नहीं बेटे, ऐसा नहीं होगा। डू डज डिड है तो फॉर्मेलिटी कर दी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से बताओ कि आपको पूरी बात समझ में आई या नहीं आई। कमेंट फास्ट, कमेंट करो, और ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, इसकी टेंशन मत लेना, बस आपको ग्रुप में होना जरूरी है, ठीक है, आपको ग्रुप में होना जरूरी है। डिटेल में मजा आ रहा है ना ऋषि? चलिए अच्छी बात है। बच्चों चीजों का जहां रिलेशन है, मैं आपको एक बात बताता हूं, चीजों का जहां रिलेशन है यदि हम वहीं पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस डू डज को ना सिर्फ इतना जान के आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ इतना जान के आगे बढ़ जाते हैं कि अरे ये तो हेल्पिंग वर्ब है बस ना, उसके में अभी तो तुम देखो, अभी तो यदि तुम बात करो कि हमारी ये वाली बात चल रही है, यदि आपको नहीं पता हो, ये वाली बात चल रही है अभी हमारी, ठीक है, मतलब पेज नंबर 3 से 9, ठीक है, उसमें तो यही बात चल रही है अपनी, ठीक है, पेज नंबर 3 से 9 में, ठीक है। तो यहां पर अच्छे से समझना कि वही बात चल रही है अभी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बिल्कुल ठीक इसी तरह, अब आपके लिए आसान हो जाएगा। बच्चों यदि आप एक चीज सीख लेते हैं तो दूसरी चीज आपके लिए अपने आप आसान हो जाती है। अब मैं आपको लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा। यदि हम पास्ट इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ी सिंपल बात है भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे जानते हो? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, 2 ही टेंस हैं बस, ठीक है, केवल 2 ही टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक पास्ट इंडेफिनेट। और कोई भी टेंस हो, कोई भी, उसमें पक्का आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब यदि इसका नेगेटिव लिखें तो नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों? नोट को ऐड करना, तो नेगेटिव आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, बच्चों यहां पर डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। डिड के बाद क्या? नोट प्लस, बच्चों डिड के बाद नोट, लेकिन इस डिड के बाद V1 आएगा बच्चों, V1, क्योंकि जो V2 करना था ना वो यहां कर चुके हैं हम। कोई भी बच्चा इसके बाद V2, इसके बाद कोई भी बच्चा V2 मत लिख देना, V2 गलत होगा, ठीक है। डिड के बाद हमेशा V1 आता है, और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा, और तीसरी बात इंटरोगेटिव। अब तो आप समझदार हैं ही। तीसरी बात इंटरोगेटिव। जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट तसल्ली से समझ आ गया ना, जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट तसल्ली से समझ आ गया तो बच्चों फिर आपको पास्ट इंडेफिनेट में दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या आ गया बच्चों? यहां डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अब देखना ध्यान से, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये तो टाइप हो गई इसकी, ठीक है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। देखो क्वेश्चन है
अनलेस राम डिड नॉट गो आउटसाइड आई कुड नॉट कॉल हिम। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, यहां पर अच्छे से समझना। देखिए, अनलेस है तो अनलेस के बाद नोट तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। अब बच्चों यहां भी गलती कर लोगे आप, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। मतलब पता है क्या है, मैं हर उस स्टेप से बचाऊंगा आपको, ये मेरा वादा है। यदि आप मेरी बात को पूरी को सुनोगे ना, मैं हर गलती करने से बचाऊंगा आपको। अब बच्चा क्या करेगा देखना, उसने नोट काट दिया। जब नोट काट दिया तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट। स्ट्रक्चर कौन सा है, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आती। लेकिन अब देखो बच्चों, डिड काट रहे हो आप, ध्यान से देखना, डिड। तो अब कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, इस डिड का फॉर्म यहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, बात सही है। अब गो नहीं होगा, अब वेंट होगा। अब क्या होगा, वेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, अनलेस राम डिड नॉट गो आउटसाइड, डिड नॉट गो आउटसाइड, आउटसाइड आई विल नॉट कॉल, विल नॉट कॉल हिम। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, देखना ध्यान से। अब आप क्या करेंगे, अनलेस है तो अनलेस के बाद आप नोट काट देंगे। अब नोट काट के आपको पता है कि ये बच गया अब पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, आप डिड को भी काट देंगे, और डिड को काट के आप इस गो का वेंट बना देंगे, है ना। ये वेंट बनाने की गलती, ये वेंट ये वेंट बनाने की गलती आपसे हो सकती है। ध्यान से समझना मेरी बात को। बच्चों जब आप नोट हटाते हो ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप नोट हटा रहे हो, नोट हटाना है, ठीक है, तो दूसरे पार्ट में टेंस देखना है, दूसरे पार्ट में टेंस देखना है, ठीक है। मतलब यदि आपको नोट हटाने के बाद इसमें करेक्शन करना है ना, तो दूसरा पार्ट मतलब सेंटेंस का ये वाला पार्ट, इसमें टेंस देखना है। अब यहां पर क्या है, यहां पर विल है यानी कि फ्यूचर है। यदि यहां फ्यूचर है तो यहां प्रेजेंट आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं क्योंकि ये मिक्सअप ना हो जाए। देखो यदि यहां फ्यूचर है ना बच्चों, तो इसके कहां लिखूं यार, थोड़ा सा ठीक करता हूं इसको ताकि समझ में आना चाहिए। यदि ये फ्यूचर है तो बच्चों, फ्यूचर है तो आगे वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में, आगे वाले हिस्से में प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यदि यहां फ्यूचर है तो यहां पर पास्ट इंडेफिनेट का जो यूज है, ठीक है, इस फ्यूचर को देखते हुए, इस फ्यूचर को देखते हुए यहां पास्ट नहीं आ सकता, यहां प्रेजेंट आएगा, ठीक है। यदि यहां प्रेजेंट आएगा तो यहां वेंट नहीं आएगा बच्चों, यहां वेंट नहीं आएगा, यहां राम के साथ गोज आएगा। क्या आएगा, गोज। अब यहां पर आपका वेंट क्यों ठीक था, क्योंकि इस हिस्से में कुड था, कुड पास्ट को डिनोट करता है। जब यहां पर पास्ट है तो यहां पर पास्ट ही आएगा, ठीक है।
लेकिन आप ऐसा नहीं है। आप क्या गलती करते हैं पेपर में, आप जोश जोश में एक गलती कर देते हैं, और वो गलती ये करते हैं आप कि जैसे ये वाला क्वेश्चन आया तो इसमें तो आपने डिड का नोट भी काट दिया, डिड भी काट दिया, और आपने वेंट आंसर कर दिया। आपने इधर देखा ही नहीं। मान लो इधर कैन होता भाई, तो उधर वेंट थोड़ी आता। देखो मैंने क्या किया, इधर विल कर दिया, तो यदि यहां विल कर दिया तो यहां प्रेजेंट टेंस आएगा, क्योंकि ये ओपन कंडीशनल का केस है। इसको हम केस ऑफ ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, केस ऑफ ओपन कंडीशनल है ये। ठीक है, ये तो ये है बच्चों आपका डू डज का हेल्पिंग वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट। समझ में आया? पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी बच्चा जो वीडियो लेट देखता है या कुछ भी करता है, वो ध्यान से सुन लो भाई। आप टेलीग्राम में इंग्लिश विद अमन सर लिख के सर्च कर लो, इंग्लिश विद अमन सर। इस चैनल को टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें पीडीएफ आती हैं। ठीक है, पीडीएफ आती हैं। ठीक है, अब ये जो मैं लिखा रहा हूं, अब आप इतनी जल्दी लिख तो नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, विल की जगह वुड है तो पास्ट हो गया ऋषिराज, है ना। देख इस बात को समझ लो, यहां मैं समझाता हूं। यहां वुड है, कुड है, माइट है, शुड नहीं काउंट होगा। वुड, कुड और माइट, तो बच्चों यहां पास्ट ही आएगा। लेकिन यदि यहां कैन, विल और मे, कैन, विल, मे और शैल, विल, कैन, मे, यदि वो है तो यहां प्रेजेंट आएगा। ये मैं टेंस में पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करना। टेंस में मैं ओपन कंडीशनल का केस आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर भी रेफरेंस के लिए, यदि आप इसका रेफरेंस जानना चाहते हैं, तो जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ऋषिराज, उनमें आप देखना टेंस के बाद कंडीशनल है, और कंडीशनल में स्ट्रक्चर समझा रखा मैंने ओपन कंडीशनल का, वहां देखना कुछ ऐसा ही फॉर्मेट यूज होता है। लेकिन यदि हम बेसिक में ही पढ़ लें तो हमें इतनी डीप जाकर उन चीजों को पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, अब यदि आप ओपन, देखो ये है बेसिक, और जो वो ओपन कंडीशनल है वो है इसका हाई लेवल। तो यदि अब आप ओपन कंडीशनल देखेंगे, यदि किसी ने पहले टेंस पढ़ रखा है, जो नए बच्चे हैं उनको तो यहीं से पढ़ना है, वास्तविकता में आपको यहीं से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यदि इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ें तो वो आसान लगेगा, क्योंकि ये पहला स्टेप है, वो दूसरा है। ठीक है, तो बच्चों हमने यहां से क्या सीखा, अब मैं आपको शॉर्ट चीजें बताता हूं। देखो की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स क्या है? की पॉइंट्स ये हैं कि डू, डज और डिड, इनके जस्ट बाद, ठीक है, की पॉइंट्स क्या है? डू, डज और डिड, इनके बाद या तो नोट होना जरूरी है और या सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी V1 आ सकता है। डू, डज, डिड के बाद V1 तभी आएगा जब या तो नोट होगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको ये सिचुएशन समझनी है। यदि नोट है तो यहां फुल स्टॉप आएगा, और यदि सब्जेक्ट है तो यहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात आपको समझनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखे जाते हैं। ठीक है, लिखे जाते हैं। और तीसरी बात, अनटिल और अनलेस के बाद नोट
नहीं आएगा। अब मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। जगह यहां तो नहीं है, यहीं बनानी पड़ेगी, एक ही क्वेश्चन लिखना है। देखना ध्यान से, इस बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा अनलेस राम हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड हैव I would not have informed him about his books। कंफ्यूज मत होना, देखना ध्यान से, आसान भाषा में ही समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना। बच्चों एक बात देखो आप, अनलेस राम हैड नॉट हेल्प्ड मी, ये अनलेस है और अनलेस के बाद नोट नहीं आता, नोट नहीं आता, तो यहां पर हैड सही है भाई, यहां गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब तभी काटनी है जब केवल डू डज या डिड हो। हेल्पिंग वर्ब आपको कब काटनी है? जब डू डज या डिड हो। डेली डेली मुझे इस बोर्ड के नए फीचर पता चलते हैं, ठीक है। अब बताओ, ये फीचर मेरे को पता ही नहीं था। देखो लिखने के बाद भी क्या कर सकते हैं, जैसे अब मुझे इस लाइन को यहां से उठा के और कहीं और लिखना है, तो मार्क कर लिया। अब इसको जहां ले जाना ले जाओ। देखो भाई, ये तो मुझे अभी अभी पता चला, इससे पहले मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। हाँ ठीक है। तो बच्चों ये है आपका डू डज डिड का खूबसूरत प्रयोग, ठीक है। बस मैंने यहां ये समझाया आपको, कहीं ऐसा ना रट्टा मार लेना कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा काटनी है, नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं काटनी। तो चलिए अगली बात पे आते हैं, ठीक है। अगली बात समझते हैं। अब समझ रहे हैं हम, मैं आपको फिर से ले जाऊं 3 से, यहां मैंने बोला था आपको 3 से 9, अब ये 3 से 9 नहीं रहा, 3 से ना ये क्या हो गया, ये 3 से 11 तक हो गया, ठीक है। मतलब इसका ही एक्सप्लेनेशन 3 से 11 तक है, ठीक है। और इसका कितना है, पेज नंबर 12 पर है ना, पेज नंबर 12 पर इसका। तो अब देखते हैं क्या था वो दूसरा पॉइंट कि डू डज डिड मेन वर्ब कब बनेगा। देखो बेटा, डू डज और डिड एज अ मेन वर्ब, डू डज डिड एज अ मेन वर्ब। अब ये समझना है, तो इसका पहला केस, फर्स्ट केस अच्छे से समझना, डू डज डिड कब बनता है, ठीक है। तो बच्चों पहले मैं ना आपको एक बहुत शानदार सी चीज बताता हूं। जो डज है वो कौन सा फॉर्म है, V5, और जो डिड है वो कौन सा फॉर्म है, V2, है ना। तो अब यहां ध्यान से सुनना इनके बारे में पॉइंट। इंग्लिश में किसी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म, किसी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म व, इंग्लिश में किसी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म व फिफ्थ फॉर्म के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि इंग्लिश में किसी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म, कोई भी वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म
और उसका फिफ्थ फॉर्म, इनके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, यानी कि डू और डज के पहले कोई वर्ब नहीं आ सकती। तो बेटा जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डज या डिड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ध्यान से देखना, डज और डिड ये मेन वर्ब का काम तभी कर सकते हैं जब सेंटेंस में केवल एक ही शब्द में वर्ब का प्रयोग हो। लेकिन ये जो रूल है ना, ये डू के लिए नहीं है, समझ लेना बात को। इनका किस्सा यहीं खत्म हो गया, बस इतना ही है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई, यदि कोई भी आपसे ये बात पूछता है, अब इस फंक्शन का यूज ही कर लेते हैं जो मैंने अभी सीखा था। देखना ध्यान से, एक पेज बच गया मेरा। जो डू डज हैं, डू डज नहीं भाई, डज और डिड, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इनके लिए रूल ये है कि मेन वर्ब का काम तभी कर सकते हैं डज और डिड जब वो सेंटेंस में केवल एक ही शब्द में प्रयोग हो। ये रूल डू के लिए नहीं लागू होता, ठीक है, ये रूल डू के लिए लागू नहीं होता। देखो, यदि मैंने कहा ही डज हिज ड्यूटी, तो बच्चों जब किसी सेंटेंस में एक ही शब्द में वर्ब और वो डज हो तो वो मेन वर्ब होता है। और मैंने कहा ही डिड हिज ड्यूटी, तो जब एक ही शब्द में है ये तभी मेन वर्ब होंगे, अदरवाइज ये मेन वर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में दो शब्दों में वर्ब है, तीन में है, चार में है, ठीक है, तो डू और डज हेल्पिंग हो सकते हैं, मेन नहीं हो सकते। मेन तभी होंगे, ये मेन तभी होंगे जब एक शब्द में वर्ब हो, एक शब्द में वर्ब हो, जब एक शब्द में वर्ब हो तभी मेन होंगे, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया भाई कि जो डू डज डिड हैं वो कैसे हैं, ठीक है। यहां से आपको पूरी बात पता चल गई होगी कि डू डज डिड हैं जो वो कैसे काम करते हैं मेन वर्ब के रूप में। डू का नहीं पता चला, अब डू का और सीख लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो देखो, डू एज अ मेन वर्ब, ठीक है, एज अ मेन वर्ब, ठीक है, डू एज अ मेन वर्ब। तो बच्चों यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और डू के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट और डू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये मेन वर्ब है, ठीक है। जब सेंटेंस में एक ही शब्द में वर्ब हो, वही वाली बात, एक ही शब्द में वर्ब हो तो डू मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा यहां पर, बेटा दुनिया में कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही शब्द में वर्ब है, यदि वो डू है या डज है या डिड है तो वो मेन वर्ब होगी हमेशा। लेकिन यदि हम डू डज और डिड के बाद नोट लिख दें, समझना नोट, ठीक है, हमने नोट लिख दिया तो ये जो डू डज डिड है ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब है ना। क्या बन गया बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताना, ये तो हेल्पिंग वर्ब बन गया, इसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब,
है ना, और मेन वर्ब किस में आएगी बच्चों, V1 में, है ना। तो कोई ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, समझना, जैसे मैंने कहा आई डू माई ड्यूटी। बच्चों ध्यान से समझना, आई डू माई ड्यूटी, यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव, ठीक है, तो बच्चों मेन वर्ब कौन है इसमें, डू। तो आपको नोट कहां लगाना है, मेन वर्ब के पहले। तो क्या आएगा, आई डू नॉट डू माई ड्यूटी। समझ जाना बात को, डू नॉट डू माई ड्यूटी। देखो ध्यान से, यहां पर एक बात समझने की है कि बच्चों मैंने कहा कि जो डज और डिड है उनके पहले तो कोई वर्ब आ ही नहीं सकती। तो यहां पर आप ना किसी भी हालत में यहां पर ना तो डज लिख सकते ना डिड लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके पहले कोई वर्ब आ ही नहीं सकती। लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस जिसका मेन वर्ब स्वयं डू है, खुद डू है मेन वर्ब, और उसको नेगेटिव बनाना पड़ जाए, तो उसकी हेल्पिंग भी डू होगी और मेन भी डू होगी। क्यों होगी, क्योंकि मेन तो उसने दी है हमें, डू होगी। लेकिन हेल्पिंग डू क्यों होगी, क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनना, यदि किसी सेंटेंस में, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी सेंटेंस में एक ही शब्द में वर्ब है, एक ही शब्द में वर्ब है, तो उसका टेंस प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनेट होता है कंफर्म। इस बात को लिख के ले लेना भाई, बिल्कुल प्यारे शब्दों में, है ना, इस बात को दोबारा ना कहना पड़े। यदि दुनिया में तुम्हें कोई भी ऐसा सेंटेंस नजर आए जिसमें एक ही शब्द में वर्ब है, तो वो गारंटीड या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट। अब बस आप ये देख लेना, यदि वहां V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यदि V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखो इस सेंटेंस में कितने शब्दों में वर्ब है, एक शब्द, तो इसका मतलब टेंस कौन सा हुआ, इंडेफिनिट, है ना। और इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी पढ़ी थी तुमने, डू डज। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो बच्चों इस तरीके से आपको समझना है। यदि किसी को ये लास्ट वाला हिस्सा समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक करके देख लेना, और जरूर देख लेना भाई, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो के इस हिस्से को नहीं देखा तो बात बनेगी नहीं। अब मैं लास्ट बात करता हूं, एक चीज देखो बच्चों, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, डू नॉट डू, डू नॉट डू, डू नॉट डज। देखना आप कितना प्यार से चीजों को कर सकते हैं। डू नॉट डिड, डिड नॉट डिड, समझना बात को, डूड नॉट डिड। आप सोचेंगे यार ये हो क्या रहा है, इतनी चीजें सेम सेम, कंफ्यूज नहीं होना है, बस बात इतनी सी है। डिड नॉट डज, भाई मेरे साथ पढ़ेंगे ना, देखो यदि पढ़ेंगे तो मैं आपको इतनी चीजें सिखा सकता हूं कि कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन यदि आपका ध्यान मेरे साथ पढ़ने में नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वो उस केस में आपको भगवान ही बचा सकता है। देखो हमने कहा, ये मैंने 9 तरह की चीजें लिख दी। क्या किया, अच्छा तूने ही से बना दिया, ठीक है ऋषिराज, ठीक है ही से ही है तो डज आएगा, वेरी गुड बेटे। देखो यहां देखो, अब अंतिम चीज है आज की क्लास की, फिर कल 4 बजे फिर मिलते हैं, ठीक है। नए बच्चों के लिए ये पहली क्लास है, फिर बता रहा हूं, वो कंफ्यूज ना हो। बच्चों मैंने कहा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यदि आप घबराएंगे इनको देखकर तो कुछ नहीं हो सकता, और यदि आप सिर्फ एक काम कर लें, पता कीजिए कौन सा फॉर्म है, V1, ये V1 प्लस S या ES, ये V2, ये V2, ये V1, ये
V1 प्लस एस या ES, ठीक है। ये V1, ये V1 प्लस एस या ES और ये V2, ठीक है। ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन सा वर्ड कौन सा फॉर्म है ना। अब यदि नजर आ रहा है तो ये तो तुम्हें पक्का पता है कि इन सब में नोट है, तो नोट है तो ये सारी वर्ब क्या है, हेल्पिंग। और बच्चों V2 और V5 यानी कि V1 प्लस एस या ES, इनके साथ यदि कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी तो ये चीज तो गलत है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये सही हुआ, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये भी गलत और ये भी गलत। क्यों? क्योंकि V2 और V5 को आपने हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ठीक है। तो कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। तो आप खुद समझो कि कौन सा आंसर सही हुआ। 3 आंसर सही है इसमें। एक है डू नॉट डू, एक है डज नॉट डू और एक है डिड नॉट डू। और ये क्यों सही है तीनों? डिड नॉट डू, ये तीनों क्यों सही हैं? सवाल ये है, ये इसलिए सही हैं तीनों क्योंकि हमने पढ़ा है कि डू, डज और डिड, इनके बाद नोट आया तो ये क्या बन गई, हेल्पिंग। और इनके बाद क्या आएगी, V1। तो तीनों में डू है तो डू तो तीनों में V1 है, तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो ये भी सही है और वो भी सही है। लेकिन इसमें एक चीज समझ लेना, इसमें एक चीज समझ लेना कि ये हिस्सा, अरे यार कंट्रोल Z, ये हिस्सा बच्चों, ये हिस्सा गलत है, ये हिस्सा भी गलत है, ठीक है। ये हिस्सा भी गलत है, ये हिस्सा भी गलत है, ठीक है। और इसमें ये नीचे वाले दोनों हिस्से गलत हैं। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। सिर्फ आपके पास 2 मिनट हैं क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर डालिए कमेंट सेक्शन में। हम जानना चाहते हैं कि आपको आज की क्लास है जो कैसी लगी। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो अगले 10 मिनट में, ये 14 के 14 पेज लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिखे हुए ये 14 के 14 पेज आपको अगले 10 मिनट में मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये आपको अगले 10 मिनट में आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे, इंग्लिश विद अमन सर, ठीक है। बेटा 43 नंबर की क्लास क्यों रिमूव कर दी? बेटा रिमूव नहीं की है, दरअसल क्या हुआ, आज वो सेटिंग करते हुए सुधीर चौधरी, वो बाय मिस्टेक, अब क्या है ना, ये चीज मैं नहीं चलाता था पहले, क्लास तुम्हें पता ही है, मुझे तो चलती हुई मिलती थी, आके क्लास लेता था, तो इसका मुझे हिसाब नहीं था, तो कुछ गड़बड़ हो गई। वो 43 नंबर क्लास है वो कहीं हाइड हो गई है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पता करके, अब घर पे रहते हैं तो घर पे तो ऑफिस वाली जो टेक्निकल टीम है उसको तो नहीं बुला सकते, लेकिन उसको पूछ के ठीक कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। दीपू कुशवाहा कह रहे हैं सब कुछ नया है। ऋषिराज सिंह कह रहे हैं बहुत समझदार, शानदार, मजा आ गया। अच्छा जी, चलिए बेटा, मैंने कहा कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा, और किसी भी चीज को यदि हम पढ़ेंगे तो या तो पूरा पढ़ेंगे और या पूरा ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बस आप नियत से काम करते रहिए। अब चैप्टर शुरू हो गए इस क्लास में, वो वॉइस वाली प्रैक्टिस में हो सकता है कुछ लोगों का सीक्वेंस ना बन रहा हो, ठीक है, लेकिन फिर लास्ट में बात सुन लीजिए, नए बच्चे, पहली क्लास है, आज इसी को पहली माने, यहीं से सिलेबस शुरू करें। वो 40 रिकॉर्डिंग जब तक लॉकडाउन है तब तक आपके पास पड़ी रहेंगी, बाकी आपकी रिकॉर्डिंग हट जाएंगी, ठीक है। तब तक खाली हो आप, तो एक्स्ट्रा क्लास कुछ देखनी है तो उन 40 में से भी देख लो, लेकिन आपका सिलेबस यहां से शुरू होगा।
साधना बेटा पूछ रहे हैं सर ये एग्जाम्पल करेक्ट कैसे हैं। बेटा देखिए, आप शायद इन एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। देखो अब आपको यहां पर क्या लगेगा बेटा, यहां पर आपको लगेगा कि जैसे डू डज डिड हेल्पिंग है और वही मेन है। बेटा मान लो, एक बात समझना ध्यान से, हां साधना मैं समझ गया बेटा कि आप लास्ट पेज की बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको डू को मेन वर्ब बनाकर दे दे, ठीक है। अब यदि उसका नेगेटिव बनाना हो आपको, जब एक ही शब्द में वर्ब है बेटा, एक ही शब्द में वर्ब आपके पास और वो डू डज या डिड है, तो बच्चों जब आपको उनको नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो फिर आप क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। अब वो टेंस इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, देखो यहां से समझ में आएगी बात। दरअसल आप क्या सोचेंगे, यहां पर आपसे एक गलती होगी। आप सोचेंगे, देखो इसका ये बना है ना, तो आपको क्या लग रहा है कि सर ने क्या किया, ये वाला डू उठा के यहां रख दिया। नहीं बेटा, मैंने ये वाला डू यहां रखा है। अब ये एक ही शब्द में वर्ब है तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बच्चे यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां से एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव बनाएंगे तो नोट लगाना है प्लस हेल्पिंग वर्ब लगानी है। लेकिन उसकी हेल्पिंग वर्ब भी इत्तेफाक से क्या होती है, डू या डज, लेकिन आई के साथ क्या आएगा, डू। तो ये हमने ऐड की है अपने पास से, अपने दिमाग से, और ये हमने वही मेन वर्ब यहां यूज की है। तो इसलिए ये सारे सही होंगे। ये वाली चीजें, ये आपको कह रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये दोनों आपको कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ये होगा बच्चों। तो मुझे लगता है साधना बेटा आप समझ में आ गया होगा। तो 10 मिनट के बाद आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लें और इसको लिख लेना, ठीक है। तो किसी का और कोई कमेंट हो तो फटाफट कीजिए, फिर मैं इसको सेशन को एंड करता हूं और रात को 8 बजे फिर यूट्यूब पे मिलते हैं। आज क्लोज टेस्ट की क्लास है, ठीक है। तो मैं 2 मिनट और वेट करूंगा ताकि यदि आपको कोई कमेंट करना है तो आप कर सकें, फिर इस सेशन को खत्म करते हैं। मुझे लगता है सबकी बात हो गई है, ठीक है। साधना समझ में आ गया बेटा, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। कल मिलते हैं 4 बजे और अभी रात को 8 बजे। ओके बेटा, टेक केयर।